सर्वाइकल स्क्रीनिंग और सीआईएन जो है वो आई डोंट नो क्यों इतना कंफ्यूज करता है कैंडिडेट्स को मोस्टली। असल में इसमें काफी चेंजेस भी होती रहती हैं गाइडलाइंस में, और अगर हम गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो चीज वही थ्योरेटिकल बन जाती है। अगर आपको वो थ्योरी आती है तो फिर कोई मसला नहीं है। और आई एम सरप्राइज्ड कि अच्छा टॉपिक ऐसा है कि इवन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हमारी काफी स्ट्रेंथ पूरी है, मतलब इतने ज्यादा कैंडिडेट्स शुरू में ही हो चुके हुए हैं, तो अभी तो दिल की पन जाए ज्वाइनिंग। सो प्रोबेबली टॉपिक भी कुछ ऐसा है। बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। और दूसरी चीज ये कि आपने वो जो गाइडलाइंस है ना, बस आप उसे याद कर लो। इवन इन आर ऑल्सो समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमारे कंट्री में वो फैसिलिटीज नहीं है या वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो शायद इस वजह से उसको हम वो कर लें, क्या से कहते हैं, सॉरी एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो आई वाज टेलिंग के लेकिन हमारे कंट्री में स्क्रीनिंग और हर चीज अब कम्प्लीटली अवेलेबल है। इवन को टेस्टिंग एचपीवी विद पैप्समेयर या ओनली एचपीवी टेस्टिंग वो इजीली अवेलेबल है लैब्स के अंदर। इफ नॉट इजीली अवेलेबल तो आपके कुछ मेन लैब्स के अंदर चुगताई या शौकत खानम वगैरह के अंदर ये अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस तरीके से करो तो देयर इज नो डिफरेंस कि आप बाहर कहीं कर रहे हो या इधर कर रहे हो। तो थोड़ा सा थ्योरी पहले रिवाइज है। मैं डू यू हैव अ केस और कोई सिनेरियो है तो बता दो, फिर हम करें। हाजरा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन कर लो सो वी कैन स्टार्ट। हाँ, मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये पूछना है कि अगर एचपीवी वैक्सीन हो गई है उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है या सिन या हो सकता है? ओके ओके देखो ओके। बात ये है कि अगर एचपीवी, बेटा प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, थैंक यू। सो द थिंग इज कि अगर आपका एचपीवी वैक्सीन हुई भी है फिर तो बहुत आसानी है ना, फिर तो देर आर फिर तो मोर देन 99% प्रोटेक्शन है। तो इवन उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग का भी चलो स्क्रीनिंग भी कंटिन्यू, लेकिन एचपीवी का होना भी बड़ा इट्स नियरली इम्पॉसिबल, एक्सेप्ट कि वो गार्डसिल या और सारे स्टेन्स को कवर करने वाली वैक्सीन लगी हो। ठीक है। मीन्स इन्फेक्शन हो सकता है उसके बाद भी? हाँ जी, सॉरी, कौन क्या कह रहे हो? मैडम ये पूछ रही हूँ कि एचपीवी वैक्सीन करवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, सिन हो सकता है ना? देखो बात ये कि इट्स नॉट इवन 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मोर देन 99.9% प्रोटेक्शन तो है उस वैक्सीन से। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। सो अच्छा, साइमा कह रही है, साइमा डजंट हैव एनी सिनेरियो, वो हम खुद बना लेंगे। पहले क्विकली जल्दी से अगर हम कर लें कवर, क्या उसे कहते हैं, अरे एक सेकेंड, थ्योरी को, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि मैं बात क्या कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। जरा मैं पहले अपना वो खोल लूँ। ठीक है। सो अच्छा, साइमा का है। साइमा आई एम श्योर थोड़ा सा स्टडी करके आई होगी अबाउट द प्री malignant conditions ऑफ cervix। साइमा, यस मैडम। आई नीड योर रिस्पॉन्स। आप अपने आप को अनम्यूट रखो, ठीक है। सो द ठीक थिंग है। इज के वही बात है कि जहाँ पे प्रिवेंशन की बात आएगी वर्ल्ड ओवर, तो प्रिवेंशन ही पे सारी स्टडीज है। प्रिवेंशन ही मेन चीज है क्योर के अलावा, और स्पेशल सर्विक्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि आपका जो है ये हो जाए, क्या उसे कहते हैं, ताकि इफ यू एनकाउंटर अ पेशेंट या आप उसके सर्वाइकल स्क्रीनिंग को लेके चल रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने आगे क्या करना है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से अगर आप कहते हो तो शुरू में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर सायमा बता देगी। वी ऑल नो के हम एचपीवी और पैप्समेयर करते हैं। पहले हम अपने कंट्री में सिर्फ पैप्समेयर किया करते थे, एचपीवी नहीं होता था साथ में, इफ यू रिमेम्बर। और लेकिन अब को टेस्टिंग अवेलेबल है, तो हम उसी तरह एचपीवी के साथ पैप्समेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाइडलाइन देखो जो
2020 में आई है, उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज मच चेंज इन द गाइडलाइन, तो उसके मुताबिक आपका हो जाएगा, क्या से कहते हैं, सॉरी मैं एडमिट करूँ, तो उसके मुताबिक आपका अंदर एचपीवी और वो सारा कुछ उन्होंने लेटेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉल्पोस्कोपी के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्विकली, अगर साइमा आप क्विकली हमें कॉल्पोस्कोपी का 2 मिनट में बता दो, फिर हम आगे चलें, प्रोसीजर बता दो। Yes, madam. Madam, it is an outpatient procedure in which we examine cervix under high power. It is magnified about up to 40%. And it is to visualize the cervix at squamocolumnar junction. And Very after good. application of a solution like Lugol solution and acetic acid solution, and if we apply Lugol's solution, then the abnormal epithelium will not stain. But in acetic, in 3 to 5% acetic acid, it will be stained aceto white. This is Very difference. good. In one it is stained, and in other it is not stained. And in aceto whitening, we see leukoplakia and ठीक है, sorry, अच्छा, सो madam. द थिंग इज, यू आर डूइंग गुड। देखो, जो कॉल्पोस्कोपी है ना, ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। हम लोग शायद प्रोबेबली अपनी ट्रेनिंग में बहुत नहीं क्या होता, लेकिन अब तो हर गवर्नमेंट सेटअप के ओपीडीज में अवेलेबल है। इवन जब बहुत साल पहले जब मैंने ट्रेनिंग की थी, वी हैड अ सेपरेट कॉल्पोस्कोपी रूम इन द ओपीडी, जिसमें धड़ाधड़ कॉल्पोस्कोपी और सर्वाइकल बायोप्सीज होती थी, और सीए सर्विक्स का डिटेक्शन रेट उस डिपार्टमेंट में इसीलिए शायद बहुत हाई था, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड कॉल्पोस्कोपी रूम था वहां पे। जैसे साइमा ने कहा एग्जैक्टली उस तरीके से, कॉल्पोस्कोपी इज एक्चुअली माइक्रोस्कोप जो आपको हाई मैग्निफाइड विजन देता है, मे बी 25 टाइम्स और 40 टाइम्स मोर आपको एक इन लार्ज विजन देता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रांजिशनल जोन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल जोन ही को आपने मैग्नीफाई करना है, वहीं पे आपने आयोडीन लिगोल आयोडीन सोल्यूशन लगाना है। नॉर्मल सेल्स पिकअप द आयोडीन एंड गेट ब्राउन, तो जो एरियाज ब्राउन नहीं होंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, इट मीन्स कि वो सस्पिशियस एरियाज हैं, वहां से बायोप्सी लेनी है। अगर आप एसिटिक एसिड 5% लगाते हो, 3 to 5% एसिटिक एसिड, तो फिर आपका एसिटो वाइट चेंज आता है। जहां जहां आपको पर्ली वाइट चेंज नजर आए, वहां वहां से बायोप्सी लोगे, वो आपका सस्पिशियस एरियाज है। कॉल्पोस्कोपी की बात आप नहीं पूरी कर सकते अनलेस यू मेंशन क्लिनिको कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर बीच में से ली थी, मैंने क्विकली आप लोगों के लिए एक छोटा सा यही पावर पॉइंट इसलिए बना दी कि बात करने में और थ्योरी बताने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्लिनिको कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांजिशनल जोन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि वहां पर ही क्यों आपकी प्री मेलिग्नेंट चेंजेस अपीयर होना शुरू होती हैं, और वहां पर ही क्यों, क्योंकि दैट ट्रांजिशनल जोन इज कीप ऑन चेंजिंग, इसका नाम ही ट्रांजिशनल जोन है। वहां पे एपिथेलियम तो चेंज हो ही रही है, स्क्वेमस से कोलमनर तो बन रही है, लेकिन एक फीमेल की थ्रू आउट लाइफ में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जो साइक्लिकल चेंजेस भी आ रही होती हैं, देन प्रेगनेंसी से रिलेटेड चेंजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो ट्रांजिशनल जोन इज कीप ऑन चेंजिंग। व्हेन देयर इज अ पार्ट इन आवर बॉडी विच इज कीप ऑन चेंजिंग सेल्स, तो वहां पर थोड़ा सा चांस ज्यादा हो जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, नंबर वन। नंबर टू, इफ देयर इज एचपीवी वायरस देयर विच कॉजेज मोर देन, जिसमें 9% से ज्यादा चांस होता है कि वो सीए की तरफ ले जाए, इफ इट्स अ मेलिग्नेंट स्टेन, तो फिर वो वहाँ ट्रांजिशनल जोन के ऊपर ज्यादा चांस हो जाता है कि एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करें। क्लिनिको कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग में स्कोरिंग होती है, जो मैंने ये, प्लीज डू अपने आप को प्रिपेयर योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग कॉल्पोस्कोपी, यू नीड टू नो द क्लिनिको कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग, ताकि आप उसके मुताबिक देख सको कि पेशेंट का कितना चांस है टू गेट अ हाई ग्रेड प्रॉब्लम इन द बायोप्सी। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा कि उसके अंदर इंडेक्स साइटोलॉजी जो आपने पेप स्मेयर किया है, उसके अंदर आपका लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, ऑब्वियसली सेल्स के हिसाब से उन्होंने दिया होगा। उसके बाद स्मोकिंग का स्टेटस, वी ऑल नो रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीए सर्विक्स के, स्मोकर में ज्यादा चांस है, नॉन स्मोकर में नहीं है। एज में लेस देन 30 में कम चांस है, हाउएवर वी डू सी नाउ डेज, अब तो यू डू सी एटलीस्ट, इफ नॉट सीए तो सीआईएन तो आपको नजर आ ही जाता है इन लेस देन 30 ऑल्सो।
सो एसिटोबाइट चेंजेस, अगर आपको बहुत ज्यादा मार्क चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा स्कोर होगा। सरफेस एरिया लेजन, इंटरकैपिलरी डिस्टेंस, फोकल लेजन है या नहीं, सरफेस एरिया कैसा है, यानी सरफेस पैटर्न कैसा है, इज इट स्मूथ और इरेगुलर, तो इससे आप उसका 10 में से स्कोर निकालते हो, और जो 10 के पास पास यानी हायर स्कोर होता है वो ज्यादा चांस होता है टू गेट अ मोर सस्पिशियस लेजन। ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग कॉल्पोस्कोपी, ये वाली एक स्कोरिंग या ये वाले रिस्क फैक्टर्स अपने माइंड में जरूर रखने हैं, ताकि आपको पता हो। यानी पैप्समेयर में अगर उसका लो ग्रेड है तो ऑब्वियसली साथ इफ शी इज वेरी यंग, शी इज अ नॉन स्मोकर, व्यू जो ग्रॉस लुक है वो स्मूथ सरफेस है लेजन की, और आपको कॉल्पोस्कोपी के अंदर इंटरकैपिलरी डिस्टेंस भी कम लग रहा है, and then there are less acetobite changes. Acetobite changes basically indirectly showing us nucleocytoplasmic ratio. जो एटिपिकल सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म छोटा होता है, एंड व्हेन यू ऐड एसिटिक एसिड तो साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, और वो हाई, बिकॉज न्यूक्लियस बड़ा होता है, तो वो जब साइटोप्लाज्म ड्राई होता है तो वो क्लम्प टुगेदर हुए होते हैं सेल्स, तो वो कॉल्पोस्कोप की लाइट जो है वो उस हाई न्यूक्लियर एरिया से रिफ्लेक्ट बैक करती है, which makes it look like a pearly white area. So this is what the acetobite changes. So if the acetobite changes are marked, तो it means कि वो जरा significant area है, it's more suspicious area है। इसी तरह surface area of lesion, of course if it is more तो फिर उसका स्कोर भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने इसका थोड़ा सा देखना है। फोकल लेजन कैसी है, अगर वो अलग अलग छोटे छोटे लेजन्स हैं तो दे आर कंपैरेटिवली लेस बिनाइन। अगर वो एनुलर है यानी पूरे ट्रांजिशनल जोन को इन्वॉल्व किया हुआ है गोल दायरे की तरह, तो इट मींस इट हैज गॉट हायर स्कोर। ठीक है। सो रिमेंबर दिस क्लिनिकल कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग, ये हर जगह जहाँ कॉल्पोस्कोपी का जिक्र होता है या जिस भी किताब में, उसमें ये स्कोरिंग लिखी हुई है। Then you should know, you have to talk about the incidences in this type of station. आप जब आपके पास ये स्टेशन आए या काउंसलिंग आए तो you have to discuss with your patient, चाहे क्लिनिक पे बैठे हुए हो या एग्जाम में बैठे हुए हो, कि कितने परसेंट चांस है किस चीज का, कि अगर वो लो ग्रेड है तो कितना परसेंट चांस है कि वो सीए बन सकेगा, और अगर वो हाई ग्रेड है तो कितना परसेंट चांस है, सो दैट द पेशेंट शुड ऑल्सो नो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप, और उसका जो पूरा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसको फॉलो करने की इम्पोर्टेंस का उसको पता हो। ठीक है। सो अगर क्विकली साइमा से मैं क्वेश्चन करूं, फॉर एग्जांपल यू फाइंड अ पेशेंट, ओके, थोड़ा सा मुझे बताओ कि हाउ डू यू बिगिन योर स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर द सीआईएन। साइमा। जी मैडम, जी मैडम, मेरे वो डिस्टॉर्शन हो गई थी, सॉरी, रिपीट कर दें। कोई बात नहीं। So there is a patient, young patient. She is 32 years of age and she has come for the first time to you for the screening purpose. तो आप कैसे उसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम कैसे इनिशिएट करोगे? Madam, according to latest guideline, I should start it with HR HPV testing, and Good. if she comes positive, and then I will do cytology, liquid based cytology, and if it returns positive, and then I will refer my patient to colposcopy. If it comes negative, then I will repeat HR HPV after 1 year, and after 1 year I will again do HR HPV of this patient, and if it comes negative, I will call her on a routine follow up. If it comes positive, again cytology, and if normal, then 12 months follow up. If not normal, then I will call her, I will refer her for colposcopy, and then patient which I referred for again for another 12 months, she comes again and her HPV becomes positive, then I will directly refer her for colposcopy despite any cytological findings. दिस इज वेरी गुड। और ये इसी तरह ही याद करना है, ये एक तरह से रट्टा है जिसका कोई हमें लॉजिक नहीं पता, क्या नहीं पता, कितने महीने बाद उसको दोबारा बुलाना है, क्या करना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। और अगर आप इसको और इस तरीके से स्टार्ट करो कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम बिगिंस आफ्टर द एज ऑफ 24, एंड इट बिगिंस आफ्टर द एज ऑफ 24, एंड 24.5 पे स्टार्ट होता है टिल द एज ऑफ 64। और इसमें यही होता है कि 3 ईयरली होता है। इफ यू आर डूइंग
only pap smear, and if you're doing it with co-testing यानी HPV के साथ कर रहे हो तो फिर आप इसका 5 ईयरली भी कर सकते हो। बट 36 मंथ्स यानी 3 ईयरली प्रोग्राम है। और उसमें फिर ये भी होता है कि अगर मेनोपॉज पे पेशेंट आई है, मे बी एट द एज या बल्कि 64 की एज में, एंड शी इज HPV पॉजिटिव, तो शी विल फॉलो द सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम आफ्टर दैट एज वेल। ठीक है। Or if the patient is here in front of you, she's 32 years of age and she never had her pap smear or HPV testing before, तो फिर जिस तरीके से साइमा ने कहा बिगिन विद, उसका मैंने उसकी भी एक बनाई हुई है। अच्छा दी जैसे मैंने एक ना ये गाइडलाइंस और उससे लेके ये थोड़ी अजीब सा है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। बट एक ये समरी सी बनाई हुई है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसको इसी तरह ही आई डोंट नो कितनी दफा आपको ये याद करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये है क्या। और इसमें उसी तरह यू स्टार्ट, जैसे भी साइमा ने कहा, क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आपने HPV टेस्ट किया। HPV टेस्ट कोई हाईफाई टेस्ट नहीं है। HPV टेस्ट उसी सैंपल में जाता है। दे गिव यू मीडियम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सैंपल। लैब वाले आपको भेजते हैं और फिर आप उसके अंदर लेके साइटो ब्रश से लिक्विड बेस साइटोलॉजी में, जिसमें आप सॉर्ट ऑफ लिक्विड बेस साइटोलॉजी का सैंपल भेजते हो, उसी में आप साथ में HPV टेस्टिंग लिख के भेजते हो। ठीक है। और ये बाकी हर लैब में तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, बट चुगताई में तो डेफिनेटली है, और शौकत खाना में भी। तो हाउएवर आप यू डू द HPV टेस्टिंग, और HPV इफ द टेस्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, वेल एंड गुड, तो फिर आप उसको रूटीन फॉलोअप में, जैसे कि आप उसको, बिकॉज इट्स नॉट को टेस्टिंग, इट्स जस्ट HPV टेस्टिंग, तो आप उसको 3 ईयरली बुला लोगे। एंड इफ इट वाज को टेस्टिंग विच इन्वॉल्व्स HPV टेस्ट एंड द साइटोलॉजी विच इज द पैप स्मेयर या लिक्विड बेस साइटोलॉजी, देन फिर आप उसको 3 ईयरली बुलाते हो। ठीक है। अदरवाइज फिर आप उसको, हाँ, 3 ईयरली बुलाते हो। और अदरवाइज अगर खाली जो कि हमारी बाकी सारी लैब्स में होता है, सॉरी, जब को टेस्टिंग होता है तो 5 ईयरली, अगर जो हमारी बाकी सारी लैब्स में सिर्फ लिक्विड बेस साइटोलॉजी होता है तो आप उसको 3 ईयरली बुलाते हो। ठीक है। यानी को टेस्टिंग में आप उसको 5 ईयरली बुला रहे हो, वरना 3 ईयरली। सो नाउ HPV टेस्ट अगर इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव and you're doing the cytology, but luckily cytology is normal, this can happen। HPV सारी जिंदगी भी पॉजिटिव आ सकता है एक फीमेल का, बट cytology remains normal। तो आपने लेकिन उसका थोड़ा सा फॉलो अप आपने करना है। और वो आपने फॉलो अप ऐसे करना है कि उसी पेशेंट को आफ्टर 1 ईयर या 12 मंथ्स के बाद आप बुलाओगे। यू डू ओनली द HPV टेस्टिंग अगेन, इफ इट इज नेगेटिव तो आप उसको वो नेगेटिव लेबल करके उसकी रूटीन स्क्रीनिंग में एंटर करा दोगे। इफ द HPV टेस्टिंग कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, यू डू लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी along with it। नाउ अगेन द साइटोलॉजी इज नॉर्मल इन द सेम लेडी। यानी पहले HPV टेस्ट किया, HPV टेस्ट वाज पॉजिटिव बट साइटोलॉजी वाज नॉर्मल। Then you recalled her after 1 year. Again, HPV is positive. You did the liquid-based cytology, and the cytology is again normal. तो उसके बाद आपने फिर, यानी कि 1 साल के बाद जब वो आई, पॉजिटिव थी लेकिन साइटोलॉजी नॉर्मल थी, फिर 1 साल के बाद बुलाना। अब 2 साल के बाद अगर फिर वो पॉजिटिव आ रही है लेकिन साइटोलॉजी नॉर्मल है, तो भी कॉल्पोस्कोपी करनी है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है। यानी कि एक लेडी है हु इज कमिंग टू यू कॉन्स्टेंटली फॉर 2 years विद HPV पॉजिटिव रिपोर्ट, बट हर साइटोलॉजी इज कमिंग आउट टू बी नॉर्मल डिस्पाइट उसका बेशक HPV पॉजिटिव 2 साल से आ रहा है लेकिन साइटोलॉजी नॉर्मल है, इवन देन यू विल रेफर हर फॉर कॉल्पोस्कोपी। ठीक है। और मीनवाइल अगर 1 साल या 2 साल के बाद HPV का बिकम्स नेगेटिव, देन यू विल रिकॉल हर फॉर द रूटीन स्क्रीनिंग। आई होप ये आपको समझ आ गई है। ये इस पूरी में यही बात है, ये और साइमा ने भी अभी सारी हमें यही बात बोली है। ये पूरा फ्लो चार्ट साइमा ने असल में बोला है। तो इसमें सिर्फ याद करने वाली ये बात है कि HPV अगर पॉजिटिव है, जाहिर है अगर साइटोलॉजी नेगेटिव है तो फिर तो कॉल्पोस्कोपी होएगी। अगर HPV पॉजिटिव है और साइटोलॉजी नॉर्मल है तो पहले 1 साल बाद बुलाया, 1 साल बाद फिर वो HPV पॉजिटिव है बट साइटोलॉजी नॉर्मल है, फिर 1 साल के बाद बुलाया, फिर HPV किया। अब नाउ अगेन इफ HPV इज पॉजिटिव एंड साइटोलॉजी इज अगेन नॉर्मल, देन रेफर फॉर कॉल्पोस्कोपी। ठीक है। अब आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जी, आसिया ने हाथ खड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। आसिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम बस ये एक एग्जाम क्वेश्चन मैं वो करती हूँ, अपना क्लियर करती हूँ। मैं फर्स्ट हाँ टाइम जब एग्जाम था मेरा तो इस तरह था कि एक रिपोर्ट हमें शेयर की हुई थी पेशेंट की, जिसके पैप स्मेयर पे जो है वो मॉडरेट या सीवियर डिस्कैरियोसिस था। मैं कंफ्यूज को मॉडरेट था सीवियर था, लेकिन था इनमें से कोई एक। बट इट और वाज पेशेंट नॉट जो लो थी वो ग्रेड ना, मॉडरेट यस और मैम, इट सिवियर तो फिर। हाँ हाई ग्रेड। यस मैम। अब पेशेंट हाँ जो थी वो
जी जी, पेशेंट जो थी वो नली पैरा थी, और उसका जो है वो रिपोर्ट हमें पिक्चर के साथ दी हुई थी, और नीचे जो कमेंट्स थे उस पर लिखे हुए थे कि हाई ग्रेड डिस्कैरियोसिस है, और फिर उसकी हिस्ट्री लेके और उसको आगे मैनेज करना था। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मतलब पैप स्मीयर पे मॉडरेट या सीवियर डिस्कैरियोसिस आ जाती है तो हम सीधा पेशेंट को कॉल्पोस्कोपी की तरफ ले जाते हैं ना, मतलब पैप स्मीयर की जो स्क्रीनिंग है। तो मैंने भी ऐसा ही बोला, लेकिन वो एग्जामिनर मतलब काफी खफा हुई कि नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने जो है वो अगर मॉडरेट टू सीवियर डिस्कैरियोसिस भी आ जाती है तो आपने पहले उसका हाई रिस्क एचपीवी करना है। अब ये क्या आप नली पैरा में कॉल्पोस्कोपी कर रहे हैं और फिर आप उसकी बायोप्सी ले रहे हैं और फिर उसका सर्विक्स खराब हो रहा है, तो मैम ये फिर हम इस अगर तरह वो करेंगे हम। पेशेंट अनमैरिड भी अगर वो पेशेंट अनमैरिड भी होती तो भी कॉल्पोस्कोपी ही होती। जी जी मैडम, मैंने तो यही अब कहा, लेकिन इससे वो कह रहे थे ज्यादा कि क्लियर नहीं, ऐसा बात नहीं नहीं है। होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट अ लेडी गेटिंग इफ शी इज अ नली पैरस और नॉट नली। इसमें जी जी पैरिटी और वो स्टेटस तो मैटर ही नहीं करता, कुछ जी नहीं जी मैटर करता। जब वी आर टॉकिंग अबाउट प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट थिंग्स, देन पैरिटी, मैरिटल स्टेटस, वो सारी चीजें तो मैटर ही नहीं करती। ये तो सोशल बातें हैं, राइट? इफ शी, जी जी मैं कह रही हूँ अगर ये पेशेंट अनमैरिड होती, इफ शी वाज इवन इन हर 20s, वी कैन ऑब्वियसली, हम अपने लाइफ में ऐसा पेशेंट भी देखते हैं हु इज ओनली 26 27, शी इज अनमैरिड एंड शी कम्स टू यू विद एचपीवी पॉजिटिव एंड रिपोर्ट ऑफ सीआईएन। तो क्या आप उसको फिर एचपीवी टेस्टिंग पे लगाओगे? क्या आप उसको फिर के बिकॉज शी इज अनमैरिड? नो, यू इमीडिएटली टेक हर फॉर कॉल्पोस्कोपी। इसमें मैम, ये उसका बात नहीं एचपीवी मैटर नहीं था, करती। उस पे एचपीवी नहीं था, सिर्फ पैप स्मीयर की रिपोर्ट थी, सिर्फ पैप स्मीयर था, एचपीवी साइटोलॉजी नहीं था। अगर सिवियर जी डिस्कैरियोसिस जी। आ गई है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्पोस्कोपी। इसके अंदर यस आपका मैम। जवाब ज्यादा उसको एम्फसाइज करता। अगर आप इंसिडेंसेस बोलते हैं कि सिवियर डिस्कैरियोसिस में या हाई ग्रेड लीजन के अंदर देयर इज मोर देन 12% चांस कि मेलिग्नेंसी में वो प्रोग्रेस कर जाए अगर ये अभी ट्रीट ना हुई। तो क्या जी अगर सिवियर डिस्कैरियोसिस में एचपीवी नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आप आगे उसको ट्रीट नहीं करोगे? यू विल यस मैम, डेफिनेटली करेंगे तो। विल नीड बायोप्सी। आप जी उसमें जी इंसिडेंसेस बोलो और उसके बाद आप फिर करो कि क्लिनिक को ये कॉल्पोस्कोपिक में स्कोरिंग जरूर करूंगी एंड देन आई विल टेक द बायोप्सी। तो इसमें ये बात तो मैटर ही नहीं करती कि शी इज नली पैरस और नॉट। ठीक है, जी जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, सो उसके बाद एक चीज बड़ी है, हम बाद में करते हैं, छोड़ो इस चीज को। अच्छा, सो आपने की कॉल्पोस्कोपी, ठीक है, आई होप के नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देती हूँ। So you did colposcopy and sorry, आपने साइटोलॉजी की, ठीक है। हम अभी तक हमने किया एचपीवी टेस्टिंग की स्क्रीनिंग। और अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आ जाती है विच इज CIN-1, तो उसके बाद क्या करेंगे? साइमा क्विकली बता दो। साइमा का रिवाइज पहले करा देते हैं। Yes, madam. Madam, then we will I refer my patient for colposcopy, and on colposcopy there can be three findings. The नहीं specimen can be नहीं, inadequate, अच्छा, adequate. गाइडलाइन में ये नहीं है, Sorry, सॉरी। इफ शी हैज sorry. गॉट माइल्ड डिस्कोरियोसिस या लो ग्रेड लेजन विच इज CIN-1, तो उसके अंदर उन्होंने आगे 12 मंथ्स के बाद रीटेस्टिंग का है। लेकिन आप सही कह रहे हो, वो लो ग्रेड लेजन में अगर CIN-1 है तो आप कॉल्पोस्कोपी करोगे। आगे बताओ क्या करोगे फिर? और बायोप्सी ली है? Yes, madam. And the report comes inadequate. और जो and the index HR-HPV is positive, and the cytology was high grade. हम्म Then I will refer directly my patient for LEDs, because the हम्म index cytology was high grade. हम्म But if the HR-HPV is positive and cytology is low grade, then I हम्म will recall her after 12 months. हम्म, And बिल्कुल after 12 months, again it comes inadequate, then I will do LEDs. बिल्कुल ठीक है। और Yes, madam. so if the And colposcopy examination was adequate? if it is adequate, and then I will see the CIN-1, 2, or 3. And if it Hmm. is CIN-1, then I can recall my patient after 12 months, and I will repeat again HR, HPV, cytology, and the colposcopy. ये And ये बिल्कुल इसी तरह ही है। देखो, यू डिड कॉल्पोस्कोपी आफ्टर द साइटोलॉजी रिपोर्ट एंड देन कॉल्पोस्कोपी इफ द सैंपल इज इनएडिक्वेट। ये मैंने इसी इसी चीज का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो भी साइमन ने सारा बोला है।
इफ इट वाज इनएडिक्वेट, ये वाला इनएडिक्वेट वाला एरिया है, ठीक है, तो लेकिन इनिशियली इट वाज पॉजिटिव एंड साइटोलॉजी वाज लो ग्रेड, तो फिर आप 12 मंथ्स के बाद रिकॉल करोगे. बट इफ द सैंपल वाज इनएडिक्वेट, यानी एग्जामिनेशन वाज इनएडिक्वेट या सैंपल वाज इनएडिक्वेट बट इनिशियली शी वाज पॉजिटिव एंड साइटोलॉजी वाज हाई ग्रेड, तो आप लेट से ट्रीट कर दोगे. और अगर इनएडिक्वेट सैंपल है 12 मंथ्स के बाद फिर इनएडिक्वेट है लेकिन लो ग्रेड लेजन था और एचपीवी भी पॉजिटिव था, तो भी लेट्स कर दोगे. देखो इसके अंदर इतना ज्यादा सेफ्टी मार्जिन में रख के वो कर रहे हैं, यानी कि इवन अगर 12 मंथ्स के बाद भी आपका लो ग्रेड है लेकिन इनएडिक्वेट सैंपल है, तो भी लेट्स उसे ऑफर कर रहे हैं. तो आप वो जो हाई ग्रेड डिस्कोरियोसिस आप बात कर रहे हो, उसके अंदर हाउ कैन यू जस्ट टेक हर बैक टू द बेस लाइन मैनेजमेंट, ठीक है ना. तो जहाँ हाई ग्रेड डिस्कोरियोसिस आ गया है, तो वहां पर आपने इस चीज को वो करना है. सॉरी, यस मैडम. मैडम आगे चलूं? एक सेकेंड पहले इस चीज को भी क्लियर करने दो. सो बट अगेन इफ द कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन वाज एडिक्वेट, एबनॉर्मल है, CIN-1 है, या फिर जो भी है ऑन कॉल्पोस्कोपिक इम्प्रेशन मैनेज अकॉर्डिंगली. हाउएवर अगर कोई CIN नहीं आता और कॉल्पोस्कोपिक इम्प्रेशन में भी नॉर्मल आता है, तो फिर आप उसको 3 ईयरली प्रोग्राम में भी लेके जा सकते हो. बट इफ शी स्टेज HPV पॉजिटिव बट शी हैड इनिशियली हाई ग्रेड लेजन, तो फिर आप उसको विद इन 2 मंथ्स यू नीड टू ट्रीट हर. साइमन ने अगर इस चीज को दोबारा बोलना है तो बोल दो जल्दी से. यानी इसके अंदर ये है कि आपका पहले आया पहले आपने HPV वाला किया इधर, अगर HPV पॉजिटिव है, और जब आप साइटोलॉजी के बाद कॉल्पोस्कोपी के लिए रेफर कर रहे हो पेशेंट, व्हेन यू डिड कॉल्पोस्कोपिक सैंपल वाज इनएडिक्वेट, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट. अगर तो हाई ग्रेड लेजन है तो इनिशियली आप लेट्स कर दोगे, अगर वो लो ग्रेड लेजन है तो 12 मंथ्स के बाद फिर रिपीट करोगे कॉल्पोस्कोपी. अगर वो फिर इनएडिक्वेट है तो आप उसको लेट्स कर दोगे. अगर कॉल्पोस्कोपी एडिक्वेट है और इनिशियली लेजन्स आ गई हैं तो मैनेज अकॉर्डिंगली. अगर कोई लेजन्स नहीं आई, यू डू HPV पॉजिटिव और इंडेक्स HPV पॉजिटिव था, तो बट साइटोलॉजी वाज लो ग्रेड, तो फिर आप क्योंकि बायोप्सी और कॉल्पोस्कोपी पे कोई लेजन्स नहीं आई, तो आप उसको 36 मंथ्स यानी 3 ईयरली फॉलोअप में रखोगे. और अगर उसकी लेजन्स आ गई तो लेकिन उसकी बायोप्सी पे कुछ नहीं आया बट इनिशियली इट वाज हाई ग्रेड, तो फिर यू हैव टू ट्रीट हर फॉर 2 मंथ्स थिंग, ठीक है. लेकिन कॉल्पोस्कोपी की है यहाँ पे साइमा, वो जब का पिछला एग्जाम का सिनेरियो था आसिया का, सॉरी, जो कि हाई डिस्पेरियोसिस था, उसके अंदर कॉल्पोस्कोपी तो फिर भी हुई है, ठीक है ना. यस मैडम. आई होप कि आसिया को ये बात समझ आ रही है और उसका क्लियर हो गया क्वेश्चन. ठीक है, चले आगे चलते हैं साइमा जी. सो अब अगर CIN-1 आ गया बायोप्सी पे आफ्टर कॉल्पोस्कोपी. मैडम रिकॉल आफ्टर 12 मंथ्स. हम्म, ये वाला अब बायोप्सी कॉल्पोस्कोपी की एंड शी इज गॉट CIN-1, तो लेट्स सी. इसके अंदर देखो आंसर ऐसे नहीं करना कि रिकॉल आफ्टर 12 मंथ्स और वॉट एवर या जो भी. उसमें आप इंसिडेंसेस बोलो ना, बिकॉज इट्स अ लो ग्रेड, लेस देन 1% और लेस देन 1% चांस ऑफ मिलिग्नेंसी और एनी प्रोग्रेशन टू CA विद इन इतने ईयर्स, इस तरह करके बोलो, ठीक है. दैट इज यस वाई, क्योंकि मैडम. जब आप पेशेंट को भी बताओगे तो आप बताओगे कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो. शी हैज गॉट CIN-1 लेकिन आपने क्यों उसको कोई और ट्रीटमेंट ऑफर नहीं की, क्योंकि है तो सही लेजन और ये है भी प्री मिलिग्नेंट, बिकॉज इट हैज है तो चांस ना 1% भी है तो चांस तो है ना मिलिग्नेंसी बदलने में. लेकिन बिकॉज ये CIN-1 इसे आप छोड़ोगे नहीं, बिकॉज चांस तो है, लेकिन अभी ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कीप हर यस ऑन मैम. फॉलो. जी बताओ. यस मैम. If colposcopic examination is abnormal and it is on biopsy it is CIN-1, then there are 1% risk of progression in 10 years in CA cervix. So I will keep my patient on follow-up. I will advise her after 12 months HR HPV test, and if it comes positive, then I will again do her cytology, and if cytology is abnormal, I will refer for colposcopy. If it is negative, then I will again recall her at 12 months. And after 12 months, I will repeat HR HPV. If it again positive at HR HPV, then I will direct refer her for colposcopy, despite of her cytology. And Very good.
And if it is negative, then I will recall her in 36 months. वेरी गुड। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि सायमा ने खुद अपना किया हुआ, शी इज नॉट रीडिंग द फ्लो चार्ट एक्चुअली, और दिस इज हाउ यू नीड टू नो। आप इसको बेशक फ्लो चार्ट को याद कर लो, इसको याद करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको ये वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह करना पड़ता है, और फिर ही आप इसमें अपनी स्टेटमेंट्स बनाकर बोलते हो। बेसिकली तब तक आप स्टेटमेंट्स नहीं बनाकर बोल सकते जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट से नहीं करते हो। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि एचपीवी टेस्टिंग की है, एचपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन साइटोलॉजी कंटिन्यूअसली नॉर्मल आ रही है, तो आगे कैसे लेके जाना है? साल दो साल बाद भी अगर एचपीवी पॉजिटिव है लेकिन साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो भी आप उसको रेफर करो कल्पोस्कोपी के लिए, क्योंकि 2 साल हो गए एचपीवी पॉजिटिव रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का एचपीवी पॉजिटिव था और साइटोलॉजी वाज आल्सो नाउ पॉजिटिव, व्हिच मींस कि साइटोलॉजी आल्सो शो सम लीजन, तो क्या करना है? कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी में वी हैव चांसेस कि इनएडिक्वेट कॉल्पोस्कोपी हो जाए या इनएडिक्वेट सैंपल आ जाए या एडिक्वेट आ जाए। अगर इनएडिक्वेट आ जाए तो आगे क्या करना है वो हमने भी सारा डिस्कस किया, और अगर एडिक्वेट आ जाए फॉर एग्जाम्पल उसमें CIN-1 आ गया, तो आगे क्या करना है? सो इफ शी हैज गॉट CIN-1, तो वो हमें भी साइमन ने बताया है कि देर इज 1% चांस दैट शी विल गेट दिस लेजन विल गेट malignant in 10 year टाइम, विच इज लेस इंसिडेंस, बट है तो सही, इसलिए फॉलो अप में रखेंगे। विल कॉल पेशेंट अगेन आफ्टर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद हम क्यों बुला रहे हैं? हम उसका साइटोलॉजी नहीं कर रहे, सिर्फ एचपीवी टेस्टिंग कर रहे हैं। एचपीवी टेस्टिंग अगर 1 ईयर के बाद उसका नेगेटिव आ गया है तो वो रूटीन फॉलो अप में चली जाएगी, रिकॉल इन 3 years, राइट? अगर उसका एचपीवी पॉजिटिव आता है, नाउ शी हैड CIN-1 ईयर बैक एंड नाउ शी इज एचपीवी पॉजिटिव, डू लिक्विड बेस साइटोलॉजी। अगर लिक्विड बेस साइटोलॉजी में एब्नॉर्मल साइटोलॉजी आ गई है तो कॉल्पोस्कोपी अगेन। अगर साइटोलॉजी नेगेटिव है, यानी नाउ शी इज पॉजिटिव, एचपीवी पॉजिटिव बट साइटोलॉजी इज नेगेटिव, तो फिर 1 साल के बाद बुलाना है। और 1 साल के बाद फिर अगर एचपीवी पॉजिटिव है और दोबारा से हमने जाहिर है पॉजिटिव है, तो फिर साइटोलॉजी यानी लिक्विड बेस साइटोलॉजी तब करेंगे। अगर नेगेटिव यानी कि एबनॉर्मल है तो कॉल्पोस्कोपी। अब इसके अंदर अगर एचपीवी पॉजिटिव है और साल के बाद भी अगर साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो हम उसको रूटीन 36 मंथ्स के बाद बुला रहे हैं। देखो CIN-1 में और रूटीन स्क्रीनिंग में थोड़ा फर्क था। रूटीन स्क्रीनिंग में अगर वो कॉन्स्टेंटली 2 साल तक एचपीवी पॉजिटिव रही है डिस्पाइट नॉर्मल लिक्विड बेस साइटोलॉजी, उसकी कॉल्पोस्कोपी हो रही है। इसके अंदर एक दफा कॉल्पोस्कोपी पे CIN-1 आ गया, 1 साल के बाद आपने उसे बुलाया, एचपीवी पॉजिटिव थी लेकिन उसकी लिक्विड बेस साइटोलॉजी वाज नॉर्मल। फिर 1 साल और के बाद बुलाया, एचपीवी टेस्टिंग की है, फिर पॉजिटिव आया लेकिन साइटोलॉजी वाज नॉर्मल, तो हमने उसको 3 ईयर के बाद अब बुलाया। यानी कि बार बार उसकी कॉल्पोस्कोपी नहीं हो रही, कॉल्पोस्कोपी सिर्फ तब हो रही है जब साइटोलॉजी अब नॉर्मल हो रही है। ठीक है, तो ये प्लीज इस चीज को थोड़ा सा फर्क को याद भी करना है, और इसको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बनाना है कि किसके, और ये बड़े ट्रिकी चीजें होती हैं। पेशेंट एकदम से आपके सामने आके बैठ जाता है क्लिनिक पे, ये दिस हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स, आपको एग्जैक्टली पता हो कि नाउ शी हैड हर एचपीवी टेस्टिंग डन 6 months back. It was positive. They did the cytology. Cytology was normal. Now 6 months back, again she is here with the positive report, and now cytology is also not normal. Now what are you going to do? You are doing colposcopy. Colposcopy की है, you got the adequate sample, but colposcopy was normal और abnormal. If it was abnormal, what are you going to do, etc etc. तो ये आपको जब तक ये फ्लो शीट्स इसी तरह, अब वही बात है कि you have to keep on revising it also till exam. ये भूल बहुत जल्दी जाती हैं बात चीजें, तो ये आपको बार बार रिवाइज। अब साइमा इज रियली टेलिंग अस इन अ वेरी गुड वे, बट शी हैज टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट टिल एग्जाम, क्योंकि ये भूल जाने वाला काम है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल साइमा इसके अंदर आ जाए CIN-2 और 3, Madam, 5 to 12% risk of progression to CA cervix in 10 years. And I will refer my patient for treatment, and the treatment include local ablative methods or excisional methods. And after excisional methods, I will check for the biopsy report, in which I will see the margins, whether it's clear or not. If it is clear, then I will put my patient on follow up after 6 months. If the margins are not clear, I will refer my patient for re-excision. And after re-excision, if margins are clear, and then I will refer for her for follow up after 6 months. And that is the test of cure. And the test of cure means HR HPV is repeated after 6 months.
And if it comes negative, then I will put my patient on routine recall. And if it is positive, then I will again do cytology. And cytology, whether comes negative, positive, abnormal, whatever, I will refer my patient for colposcopy. Very good. So this is exactly what you do actually now. पहले हमने CIN 1 का कर लिया, ठीक है. CIN 2 and 3 में there are more chances of going into malignancy, right? So that is why we have to treat the patient. Treatment उसने बताया सायमा ने कि हम किस तरीके से करेंगे. Excisional therapeutic excision करेंगे, and it also depends कि अच्छा वो कई दफा बिकॉज आपने एक्सcision तो कर दी, अब वो कितना मार्जिन तक उसका आता है. अगर अगर वो लेजन आपका मार्जिन तक एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर मार्जिन फ्री एरिया आना चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर एंड द लेजन इज एक्सटेंडिंग टिल मार्जिन, इट मीन्स कि उसके मार्जिन इन्वॉल्व है, इनकम्प्लीट मार्जिन लेबल हो जाएगा. बट उसके अंदर जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है, जो साइमा ने शायद जिक्र नहीं किया, कि अगर पेशेंट इज अंडर 50 years ऑफ एज, वो मार्जिन तक तो एक्सटेंड किया हुआ है, बट इफ शी इज अंडर 50 years ऑफ एज एंड देयर इज नो ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट में हाई इंसिडेंस ऑफ आ जाता है मेलिग्नेंसी. तो ग्लैंडुलर इन्वेसिव लेजन नहीं है, तो फिर तो नो नीड ऑफ रिपीट रिपीट एक्सिजन. बट इफ शी इज ओवर 50, तो फिर आपको रिपीट एक्सिजन हर सूरत करना है. लेकिन चलो वो भी ठीक है जैसे साइमा ने बताया. बट द मेन थिंग इज दैट यू आर ट्रीटिंग CIN 2 और 3, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट टेस्ट ऑफ क्योर, यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो आपने उसको रिकॉल किया 6 months के बाद, तो वो टेस्ट ऑफ क्योर है. उसके अंदर सिर्फ HPV टेस्टिंग की, HPV नेगेटिव आ गया, वेल एंड गुड. उसको 36 मंथली फॉलोअप में अगर HPV उस टाइम पे पॉजिटिव आया, यानी पेशेंट हु हैड CIN 2 or 3 एंड शी वाज ट्रीटेड, एंड आफ्टर 6 months यू डिड HPV एंड नाउ HPV इज स्टिल पॉजिटिव, विच इज अगेन अ बिग थिंग, क्योंकि CIN 2 3 को ट्रीट करके आई है, लेकिन HPV अभी भी पॉजिटिव है. यू डूइंग साइटोलॉजी, एंड साइटोलॉजी तो एबनॉर्मल है, फिर तो डेफिनेटली रिपीट कॉल्पोस्कोपी. बट अगर साइटोलॉजी उसकी इनएडिक्वेट है या नेगेटिव है, तो भी, क्योंकि HPV पॉजिटिव, एनी पेशेंट हु वाज ट्रीटेड फॉर CIN 2 or 3 एंड has come with the HPV positive report after 6 months of treatment should get the colposcopy done. In other words, ठीक है. सो इस चीज को प्लीज बार बार याद रखना. मैं बार बार रिवाइज इसलिए आपको करा रही हूँ कि टू बिगिन विद, इफ यू आर डूइंग यू आर डूइंग द सर्वाइकल स्क्रीनिंग क्विकली, आपने HPV टेस्टिंग की, HPV नेगेटिव रूटीन टेस्टिंग, HPV पॉजिटिव साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एबनॉर्मल कॉल्पोस्कोपी, साइटोलॉजी नॉर्मल, 1 साल बाद बुलाओ, 1 साल बाद भी वो पॉजिटिव है लेकिन साइटोलॉजी नॉर्मल है, फिर 1 साल बाद बुलाओ. अब उसे 2 साल हो गए HPV पॉजिटिव कैरी किए हुए. अब क्योंकि 2 years हो गए, तो नाउ शी शुड गेट द colposcopy done even if cytology comes out to be normal. And if you have done colposcopy but colposcopy is inadequate, the patient has lesion on the cytology report, then do the lens even if the colposcopy report is inadequate. If colposcopy was inadequate but initially she had low grade lesion but she was HPV positive, then you can repeat it after 1 year. 1 year के बाद फिर inadequate है, बेशक वो low grade था लेकिन उसकी पेप स्मेयर में low grade था और HPV positive था, you do the colposcopy. Colposcopy adequate है, abnormal है, definitely go ahead with the biopsy and the treatment. अगर colposcopy उसकी सारा कुछ नेगेटिव है और यानी कि नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन HPV इनिशियली पॉजिटिव था, तो और लो ग्रेड लेजन है, तो भी उसको 3 yearly बुलाओगे. अगर HPV पॉजिटिव और हाई ग्रेड लेजन है और बेशक कॉल्पोस्कोपी पॉजिटिव थी लेकिन बायोप्सी वगैरह सब कुछ ठीक थी, तो आप उसको विद इन 2 months विद द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ट्रीट कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अगर अगर कॉल्पोस्कोपी के ऊपर, यानी कि यहाँ पर HPV पॉजिटिव था और कॉल्पोस्कोपी में CIN 1 आ गया है या बायोप्सी के ऊपर, तो फिर CIN 1 हैज गॉट 1% चांस ऑफ गोइंग इनटू मैलिग्नेंसी इन 10 year टाइम. तो फिर आप उसको 1 साल तक कुछ नहीं करोगे, जस्ट रिपीट HPV आफ्टर 1 year. नेगेटिव है तो रूटीन टेस्टिंग, पॉजिटिव है तो साइटोलॉजी. साइटोलॉजी अगर एबनॉर्मल है, ऑफ कोर्स देन उसकी कॉल्पोस्कोपी एंड देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. अगर साइटोलॉजी उसकी, यानी अब 1 साल हो गया है, अगर उसकी साइटोलॉजी, जैसे कहते हैं, अगर साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो अब आप उसको दोबारा से, साइटोलॉजी इज नेगेटिव बट HPV स्टिल पॉजिटिव, अब उसे 1 साल बाद और बुलाओगे. 1 साल के बाद अगर उसका HPV पॉजिटिव है, बेशक साइटोलॉजी उसकी इस दफा, अब उसकी साइटोलॉजी नॉर्मल एबनॉर्मल है, फिर तो कॉल्पोस्कोपी, लेकिन अब इस दफा उसकी साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो भी उसको 3 month प्रोग्राम में एंटर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसका CIN 1 का आप फॉलोअप में रख रहे हो एंड HPV पॉजिटिव है, बट साइटोलॉजी आप बार बार की है एंड इट हैज कम आउट टू बी नेगेटिव.
और अगर उसी कॉल्पोस्कोपी पे या बायोप्सी पे CIN 2 और 3 आ गया हुआ है और आपने यू डेफिनेटली ट्रीट हर। ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट ऑफ क्योर करोगे, टेस्ट ऑफ क्योर आफ्टर 6 मंथ्स। टेस्ट ऑफ क्योर में अगर इन टेस्ट ऑफ क्योर आफ्टर CIN 2 और 3 आफ्टर 6 months ऑफ द ट्रीटमेंट शी इज HPV पॉजिटिव, वट एवर द साइटोलॉजी कम्स आउट टू बी, यू विल डू कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, तो इस चीज को आपने प्लीज याद रखें। फिर एक कंडीशन है विच इज अ रेयर कंडीशन एक्चुअली, और वो है ग्लैंडुलर नियोप्लेजिया, यानी ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट। बेशक वो प्री मेलिग्नेंट हो लेकिन ग्लैंडुलर हो। साइमा, उसका भी हमें थोड़ा सा बता दो। Yes, madam. If on colposcopy, cervical colposcopy guided biopsy, we confirmed CGIN, then we do treatment. In treatment, there are criteria. If the patient wants fertility and the squamocolumnar junction is visible on colposcopy, then we can take a cylindrical shaped cervical excisional biopsy, including whole transformation zone and at least 10 at least 10 millimeter of endocervical canal. And if the patient is 50 years old or यानी वन over, सेंटीमीटर 10 millimeters मीन्स 1 centimeter। yes, madam. And if the patient is 50 years old or the squamocolumnar junction is not visible on colposcopy, then we can take a cylindrical biopsy, but the transformation zone we have to take it about 20 to 25 millimeter of endocervical canal. Because in CGIN there are high risk of associated adenocarcinoma, which can be deep sighted. So we need to do it properly. And uh, and if मैडम यहाँ पर हम रीएक्सियन करते हैं ना, सॉरी, या आप हाँ यही जी, कह रही थी ना, ग्लैंडुलर CGIN में में तो करेंगे? आपने रीएक्सिजन करना है बिल्कुल, अगर मार्जिन यस क्लियर हो। मैडम, yes, madam. And if the margins are not clear, then re-excision is done, and then again recall her in 6 months after completion of excision for the test of cure. And if she comes HR HPV positive, then ठीक है। मैडम here मैडम गाइडलाइन में इस तरीके से लिखा हुआ है, we will do HR HPV first at 6 months and then at 12 months later. And if both comes positive, then we need to refer patient for colposcopy and for re-excision. ठीक है। And if the cytology is negative or inadequate, and again we refer to colposcopy, and they further decide according to the biopsy they need re-excision or not. And if we recall, if the HR-HPV was negative after 6 months, we recall her at 12 months, again do HR-HPV, negative recall at 36 months, positive आ जाता है, तो then we need to do annual test of cure for next 10 years. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो इन अदर वर्ड्स, देखो बात ये है कि जो सीए सर्विक्स है, कॉमनेस्ट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। Adenocarcinoma is a rare thing. Glandular involvement in the pre-malignant change leads to adenocarcinoma, and but adenocarcinoma is a very aggressive cancer, or CGIN has got more chances of getting into malignant. बट अगेन इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन। बट अगर किसी को CGIN हो जाए, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसके बाद उसको CIN 2 और 3 से भी ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टेस्ट ऑफ क्योर क्या है, वो हमें जहां भी टेस्ट ऑफ क्योर है, टेस्ट ऑफ, ये मैं आपको याद कराने के लिए समरी बोल रही हूँ। टेस्ट ऑफ क्योर CIN 2 और 3 और CGIN में होता है। Test of cure is only HPV testing, which is done 6 months after treatment of CIN 2, 3 और CGIN। ठीक है, सो आपने ट्रीटमेंट के बाद आपने उसकी एक्सिजन की, किस तरह से की, साइमन ने बड़ी अच्छी तरह बताया, बिकॉज हमने 1 सेंटीमीटर मार्जिन फ्री एरिया लेना होता है। CGIN इज सो एग्रेसिव कि अगर आपका मार्जिन फ्री एरिया नहीं आया तो यू कैन डू इवन री एक्सिजन। ठीक है, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल CGIN का आपने 6 मंथ्स के बाद टेस्ट ऑफ क्योर किया, और अगर जो हमारा CIN 2, 3 था उसमें हमने टेस्ट ऑफ क्योर में HPV पॉजिटिव आया, साइटोलॉजी की जो भी रिपोर्ट आई, हमने कॉल्पोस्कोपी की थी, इसके अंदर हमने HPV टेस्टिंग की,
और हमने एचपीवी अगर पॉजिटिव आया और उसके बाद ऑफ कोर्स देखो साइटोलॉजी की जो भी रिपोर्ट आई है, हमने उसके अंदर भी इसके अंदर भी कॉल्पोस्कोपी की, यानी मैंने आपको कहा है कि CGIN1 को एक्चुअली हम ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट कर रहे हैं देन CIN2 और 3। तो इसके अंदर भी हमने जब साइटोलॉजी की तो जो भी रिपोर्ट आई, बिकॉज शी वाज एचपीवी पॉजिटिव एंड शी हैड CGIN 6 months बिफोर दिस टेस्ट, तो इसलिए अभी वो एचपीवी पॉजिटिव है। साइटोलॉजी की जो भी रिपोर्ट आई हमने कॉल्पोस्कोपी कर ली। अगर तो कॉल्पोस्कोपी उसकी नॉर्मल है या उसकी रिएक्सिजन की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो 10 ईयर फॉलोअप जिस तरीके से साइमा ने हमें बताया। अगर उसकी कॉल्पोस्कोपी की रिपोर्ट नेगेटिव है या इनएडिक्वेट है, नहीं सॉरी साइटोलॉजी तो हमने कहा, नहीं केस कॉल्पोस्कोपी, अगर कॉल्पोस्कोपी इसकी बिल्कुल नॉर्मल है और 1 साल के बाद उसका एचपीवी नेगेटिव आ जाता है, तो फिर तो वो रूटीन उसके अंदर आ जाएगा। अगर एचपीवी पॉजिटिव है तो फिर दोबारा से उसकी कॉल्पोस्कोपी ही होगी और उसकी फिर रीएक्सिजन अगर इफ नीडेड और फिर 10 ईयर फॉलोअप। और अगर एचपीवी अगर हमने टेस्ट ऑफ क्योर में एचपीवी नेगेटिव आया है, जैसे हमें उसने साइमा ने भी बताया था, तो हमने 12 मंथ्स के बाद दोबारा से एचपीवी टेस्टिंग करनी है। पॉजिटिव आया है तो जो भी उसकी साइटोलॉजी की रिपोर्ट आई है फिर से उसकी हमने कॉल्पोस्कोपी करनी है। और फिर वही सारी चीज के अगर कॉल्पोस्कोपी उसकी नॉर्मल है तो फिर उसको आपने 1 ईयरली फॉलोअप करना है, जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। और अगर उसका साइटोलॉजी एबनॉर्मल आई है और कॉल्पोस्कोपी हमने किया, कॉल्पोस्कोपी इज नॉर्मल और देर इज नो रीएक्सिजन, तो फिर रिपीट वही 10 ईयर फॉलोअप के अंदर हम चले जाएंगे। अगर उसका कोट इसमें टेस्ट ऑफ क्योर के अंदर एचपीवी नेगेटिव है, 12 मंथ्स के बाद आपने फिर उसका यानी 1 साल के बाद उसका फिर से एचपीवी किया और फिर नेगेटिव आया, तो फिर उसका 3 ईयरली फॉलोअप में वो एंटर हो जाएगी। ठीक है, सो CGIN में मोर और लेस आधी बात तो आपकी CIN2-3 वाली है, यानी टेस्ट ऑफ क्योर किया, एचपीवी पॉजिटिव है, साइटोलॉजी की जो भी रिपोर्ट आई, कॉल्पोस्कोपी की। कॉल्पोस्कोपी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो भी हमने उसको जान नहीं छोड़नी है, हमने 12 मंथ्स के बाद दोबारा उसको बुलाना है और फिर दोबारा से एचपीवी की को टेस्टिंग, यानी ईयरली उसका फॉलोअप चल रहा है। अगर साइटोलॉजी अब नॉर्मल है, और ये तो तब था जब साइटोलॉजी नॉर्मल थी, अगर साइटोलॉजी अब नॉर्मल है, कॉल्पोस्कोपी की बेशक कॉल्पोस्कोपी नॉर्मल भी है, 10 साल तक हम उसको लेके चलेंगे फॉलोअप में। अगर शुरू में ही टेस्ट ऑफ क्योर नेगेटिव है तो भी हमने 1 ईयर के बाद फिर एचपीवी टेस्टिंग करनी है। एचपीवी टेस्टिंग अगर 1 ईयर के बाद अब नेगेटिव है और तो फिर हमने उसका क्या उसे कहते हैं रूटीन उसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एंटर हो जाएगी। अगर उसका एचपीवी टेस्टिंग में नेगेटिव था, 1 ईयर के बाद कराया, अब उसका पॉजिटिव आ गया, तो फिर से हमने उसकी साइटोलॉजी की जो भी रिपोर्ट आई उसकी कॉल्पोस्कोपी करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसी तरह जैसे इसमें हम कर रहे थे कि फॉलोअप में हो जाएगी। ठीक है, सो CGIN इज डिफरेंट, इसके अंदर आपने थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव चलना है। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। तो ये सारे जो इसकी थोड़ी सी कंडीशंस हैं वो करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको मैंने बताना था अबाउट दिस थिंग के आपने प्रोग्राम किस तरीके से लेके चलना है, और मतलब यू कैन नॉट जस्ट लीव हर लाइक दिस, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि इसमें यह है कि आप 100% प्रिवेंट कर लेते हो पेशेंट को फ्रॉम गेटिंग कैंसर। अभी तक किसी को कुछ समझ ना आया और थोड़ी सी मैंने आपको इस तरीके से ही बताया। देखो शुरू में आपने एचपीवी किया, मैं बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ, अगर एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है यू गो फॉर साइटोलॉजी और अकॉर्डिंगली, ये सारा आपने प्लीज इसको इसी तरह याद करना है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। मैडम मैं एक चीज शेयर करूं। जी मैडम ये मैंने ये एनएचएस की जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग की गाइडलाइन है उसके अंदर वो CIN1 CIN2 एंड 3 के वॉल्ट सैम्पलिंग के लिए कह रहे हैं। मैडम ये यानी कि इसमें साइटोलॉजी और एचपीवी दोनों करेंगे ना मैडम हम? बिल्कुल दोनों करेंगे। देखो वॉल्ट जो है ना उसमें यही है कि अगर आफ्टर हिस्टेरेक्टमी जो स्क्रीनिंग है, अगर इफ पेशेंट नेवर हैड एनी स्क्रीनिंग बिफोर, तो फिर तो आप उसकी वॉल्ट की स्क्रीनिंग आगे करोगे। या इफ शी हैड पॉजिटिव, शी वाज एचपीवी पॉजिटिव एंड शी हैड हिस्टेरेक्टमी, तो आप उसकी वॉल्ट की स्क्रीनिंग कंटिन्यू करोगे। इफ यस मैडम। शी वाज एचपीवी नेगेटिव टिल हिस्टेरेक्टमी वाज डन, तो उसके बाद आप उसको बेशक लाइक जैसे हम पोस्ट मेनोपॉज के अंदर करते हैं कि फिर आप उसको 64 के बाद हम नहीं करते स्क्रीनिंग सर्वाइकल, इफ यस टिल मैडम। 64 शी वाज नेगेटिव। तो इसी तरह अगर हिस्टेरेक्टमी तक शी वाज नेगेटिव तो फिर आप उसकी वॉल्ट का आफ्टर द एज ऑफ 64 उसको कंटिन्यू कर नहीं करोगे, क्योंकि वो VI है ना, वो भी तो हो सकता है ना, तो अगर एचपीवी पॉजिटिव हो जाए। यस मैडम। तो ये मैडम वही वॉल्ट का CIN वही है, जैसे सॉरी मैं क्लियर कर दूं, वॉल्ट का वही है सॉरी। स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो सर्विक्स का टिल द एज ऑफ 64। जी
जी मैडम, वो मैं ये बताना चाह रही थी कि इसमें CIN 1 का 6, 12, 24 मंथ्स का लिखा हुआ है, और CIN 2 एंड 3 के लिए 6 एंड 12 मंथ्स पे आपने करना है, एंड देन एनुअली फॉर 9 years। ये आफ्टर ट्रीटमेंट है। Yes, madam. After hysterectomy, if ठीक underwent है। due to any other cause, but she had CIN prior to hysterectomy, then we need to do her follow-up for 9 years. यस, मैडम, ये एक बहुत अगर कंफ्यूजिंग CIN क्वेश्चन है। था तो बिल्कुल। ये आप फिर यस से मैडम। रिपीट कर दो, ये बहुत, ये तो बल्कि MCQs में भी आता है जी। Yes, madam. For individuals who undergo hysterectomy and who have incompletely excised CIN before hysterectomy, then we need to follow her primary HPV screening. And for CIN 1, ward sample at 6, 12, and 24 months. And for CIN 2 and 3, 6 and 12 months, and then annually for next 9 years. बिल्कुल ठीक है, गुड। साइमा ने हाथ रेज किया हुआ है जी। ये मैडम, ये चार्ट जो है ना, मेरे ख्याल से ट्रीट हो चुका होता है, फिर अगर SIN 1 आए, SIN 2 आए, SIN 3 आए, तो उसके लिए होता है ना ये फॉलो। ट्रीट हो जी चुका हो बिल्कुल। लेकिन बाद में आए अगर SIN 1। टेस्ट ऑफ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने जी सर। हिस्टेक्टमी किसी फाइब्राइड वगैरह की वजह से की, लेकिन है ना सैंपल में SIN 1 आ गया है, तो उसको मतलब बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करेंगे, 6 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 24 मंथ। बिल्कुल 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 जी। सादिया। मैम, अगर Assalamualaikum। प्रेगनेंसी में सिन का कोई चार्ट अगर हो तो वो प्लीज शेयर कर दें, अगर उस वक्त हो मौजूद। प्रेगनेंसी का मैडम गाइडलाइन मैं फ्री में लेकिन जी। मैडम मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाह रही हूँ। हाँ बताओ। Madam, there are some criteria for cervical screening in immunocompromised individuals, like the patient who are on suppressing medications, or who are going to get transplanted, and the patients who are HIV positive. And हम्म। they say if the patient is going to receive any transplant, then she should have a cervical screening done in the previous 1 year. If it is not done, then do it before transplant. And हम्म। for HIV, they say do annual screening for HIV patients. For इंस्टेड ऑफ 3 ईयरली। not yearly, annually. हाँ, इंस्टेड ऑफ 3 ईयरली जो हम नॉर्मल Yes, में madam. करते हैं, तो HIV के अंदर आप ईयरली करोगे, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और जहां भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा वहां पे ऑफ कोर्स HPV ग्रो करेगा फिर। And madam, if the patient mother used diethyl stilbestrol, then she also needs to be done colposcopy annually. Not HR-HPV, colposcopy annually, HR-HPV as per routine, 36 monthly. ठीक है, क्योंकि क्यों डायथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल का कोई रोल है इसके अंदर कॉज करने का? मैडम, उसका एडिनोकार्सिनोमा के साथ रोल है। सो दैट इज वाई ईयरली। देखो कितने रेयर बातें हैं, अच्छी बात है। अब तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम, अगर कोई एक स्टेशन है तो आई थिंक ये सब चीजें जो रेयर कंडीशंस हैं, वो उसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और वो, एंड इट मेक सेंस, ठीक है ना? तो बिल्कुल। और सादिया का क्या क्वेश्चन है जी? सादिया जी, खुद ही आप लोग अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन करते रहो। मैं हम्म। मैम, अगर SIN 3 या 2 हो तो, और उसके लिए फिर हम प्रेगनेंसी में ट्रीट तो नहीं करते, लेकिन अगर पोस्ट प्रेगनेंसी उसकी ट्रीटमेंट है और पेशेंट आपसे कहती है कि मोड ऑफ डिलीवरी मेरा क्या होगा, तो उसको हमने क्या बताना है? मोड ऑफ डिलीवरी जो है ना, इसके अंदर मेरा तो, अगर आप मेरे से पूछो तो आई थिंक इट शुड बी सिजेरियन सेक्शन, because it is this the CIN and the cervix itself can bleed very very heavily. Even जो सर्वाइकल का ट्रीटेड पेशेंट होता है उसके अंदर भी जैसे मैनचेस्टर रिपेयर, या जिसके अंदर आपका नॉट एग्जैक्टली कोन बायोप्सी वगैरह में तो आप वो करते हो, सर्वाइकल सर्कुलाज लगाते हो, लेकिन आई थिंक CIN डजंट स्प्रेड, और इट डजंट, इसका ग्रेड नहीं बढ़ता विद द नॉर्मल डिलीवरी।
but it can bleed very, very heavily. और मैम मैम हम ट्रीटमेंट इसकी हम पोस्ट डिलीवरी करेंगे ना? ट्रीटमेंट CIN की तो आप पोस्ट डिलीवरी करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपका 6 मंथ्स में तो वो तो प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, और उसमें आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो आप उसका लेट्स और वो चीजें इमिजिएटली तो नहीं ऑफर करोगे, बट अगर CA सर्विक्स हो तो फिर इट्स अ डिफरेंट मैनेजमेंट, उसमें फिर जेस्टेशनल एज पे डिपेंड करता है वो सारा। जी सायरा। मैम ये री एग्जीशन का क्राइटेरिया बता दें कि हम किन किन पेशेंट्स में करेंगे और जो है वो सॉरी, कैसे करेंगे। जी सायरा। कि ये री एग्जीशन का क्राइटेरिया, मैम ये री एग्जीशन हम किन पेशेंट्स में एडवाइस करेंगे कि मैम री एग्जीशन करवानी है, कोई इंडिकेशन है या हर पेशेंट को हम री एग्जीशन करेंगे अगर मार्जिन पॉजिटिव आ जाती है तो? देखो, जो रीएडमिशन है ना, टेस्ट ऑफ क्योर को अगर आप देखो, CIN 2-3 है, तो अगर आपका अच्छा, री एक्सिजन की बात कर रहे हो, री एक्सिजन का जो जी गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा एज मैटर करता है। इफ पेशेंट इज ओवर 50 तो फिर तो आप री एक्सिजन करोगे। इफ पेशेंट हैज गॉट ग्लैंडुलर इन्वेजन तो भी री एक्सिजन करोगे, डिस्पाइट वट एवर एज इज। हाउएवर, अगर वो अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज है, कोई ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आप उसका जो है फिर ये री एक्सिजन नहीं करोगे। ठीक मैम है। एक्सिजन हेलो का हेलो हेलो। मैडम। हेलो हाँ जी मैम जी। मैडम इसका ये एक ही पूछना था फैक्टर है हेलो री एक्सिजन का? सॉरी, आपकी आवाज मिक्स हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये पूछ रही थी कि सिर्फ ये एज ही इसका फैक्टर है री एक्सिजन का? एज, उसकी ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट और नॉट। अस्सलाम मैडम। मैडम डाइथाइलस्टिलबिस्टोल वाला जो 20 पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा। उसमें सायमा ने हमें एक बात बताई है, फ्रैंकली वो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन इट मेक्स सेंस, और आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि इफ अ पेशेंट हैड डाइथाइलस्टिलबिस्टोल तो उसके अंदर ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट का चांस ज्यादा होता है। तो जो हम नॉर्मल लेडी के अंदर 3 ईयरली फॉलो अप करते हैं फॉर HPV टेस्टिंग, उस पे इस पेशेंट के अंदर हम ईयरली करेंगे, यानी साल में एक दफा। ठीक मैम, मेरे HIV और ये दोनों पेशेंट इनमें हम ईयरली करेंगे। ना HIV मैम में जो भी। HIV के पेशेंट होते हैं उनमें भी हम ईयरली कर रहे होते हैं। पहले जी। फर्स्ट जैसे ही डायग्नोसिस होता है तो HIV में हम उस वक्त ही कोल्पोस्कोपी करेंगे, बाकी उनके हम्म। बाद हम उनका ईयरली HPV करते रहते हैं, हाई रिस्क HPV टेस्ट करेंगे। और बाकी इनमें यानी बिल्कुल। इसमें हम कोल्पोस्कोपी करेंगे ईयरली या HPV हाई रिस्क HPV टेस्ट करेंगे HPV, ईयरली। कॉल्पोस्कोपी नहीं, HPV। HPV। जजाक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। जी तैयबा, वालेकुम सलाम। मैम मुझे पूछना था हेलो कि मैडम। जैसे शुरू में स्टार्ट में एक थी जिन्होंने पूछा था कि हमें सिर्फ उन्होंने साइटोलॉजी टेस्ट दिया हुआ था, HPV नहीं दिया हुआ था, तो हमने उन्हें कहना है कि जैसे न्यू गाइडलाइन के मुताबिक कि HPV जो है अगर अवेलेबल है तो दे दें, और अगर वो कहें कि नहीं है तो फिर हम करवाएंगे या ट्रीट करना शुरू कर दें, क्योंकि टेबल देखो, तो सुनाना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे कंट्री में एक लेडी जब आएगी तो उसका साइटोलॉजी हुआ होगा। हम लोगों के बहुत इतना कॉमन नहीं है HPV टेस्टिंग हर एक में कराना। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर लैब में नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक लैब्स में है, और वो भी आपको स्पेसिफिकली उनको बता के लेबल करके भेजना होता है कि मैं इसमें HPV भी कर रही हूँ, क्योंकि वो आपको सिर्फ साइटोलॉजी देते हैं। तो यस, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन एंड फ्लो चार्ट, HPV हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमें बेसलाइन भी पता हो कि अचीवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम HPV से कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमारी तो आगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम सारा HPV के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यस, यू विल आस्क फॉर द HPV अगेन, बट यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग हर इफ इट इज सिवियर डिस्केरियोसिस। तो फिर आप यू कैन गेट HPV डन, ताकि आपका वो एक स्टेप वाइज फॉलो अप कंप्लीट हो। But as she is having severe dyskeriosis, then so you will offer her colposcopy. इसकी वजह ये भी है कि even if you don't have HPV testing available, तो आप साइटोलॉजी से आगे प्रोसीड तो करो ना। ठीक है मैम, और साथ हम कहेंगे कि हम HPV के लिए भी टेस्ट भेज हेलो देंगे। मैडम। हेलो ऑब्वियसली वो आपको एक बेसलाइन मैडम पता तो अस्सलाम। होगा HPV का क्या स्टेटस है। जी सिद्रा। ठीक है, थैंक यू मैम। सिद्रा ने एक क्वेश्चन और एक मैडम बड़ा अच्छा चैट पे पॉइंट ऐड किया था कि जिसकी रीएक्सिजन नहीं हो रही उसका फिर स्ट्रिक्ट फॉलो अप फॉर 10 इयर्स कंटिन्यू होगा। जी सिद्रा, आपने क्या कहना है? मैम जो उन्होंने कहा है कि अगर मॉडरेट या सीवियर डिस्कैरियोसिस है तो हम एग्जामिनर से मांगेंगे कि आप हमें HPV टेस्ट दे दें। अगर वो नेगेटिव भी आए तो भी तो हमें कॉल्पोस्कोपी पे मूव करना कॉल्पोस्कोपी है, करनी है। तो फिर तो जरूरत एग्जैक्टली, ही नहीं है मांगने की। दैट्स तो व्हाट हम आई एम। उनको
तो द थिंग इज कि यू इसलिए हम मांग रहे हैं एक तो पेशेंट की काउंसलिंग, दैट शी शुड नो कि शी इज गॉट नॉट ओनली सिवियर और मॉडरेट स्कोरियोसिस बट शी हैज गॉट एचपीवी पॉजिटिव एज वेल। और आगे जो टेस्ट ऑफ क्योर होगा वो एचपीवी की ही बेसिस पे होगा। तो एक तरह से आपकी, जैसे हम कहते हैं कि हम आगे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन बेसलाइन भी तो हो ना हमारे पास, तो सिमिलरली हमारे पास एक कंप्लीट एक चीज हो जाएगी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वरना मैनेजमेंट तो हमारी उसी तरह ही चलेगी। ठीक है ना? जी साइमा, जिन जिन हैंड्स रेस किए हुए हैं वो खुद ही कर लें मैडम अनम्यूट। मैडम अगर हम्म। प्रेगनेंसी में सिजिन आ जाता है हेलो या हम अस्सलाम वालेकुम। इन्वेजिव हेलो या मैडम अस्सलाम इन्वेजिव वालेकुम। हेलो ये मैडम अस्सलाम इन्वेसिव वालेकुम। वाला मैं हमारी अगली क्लास है मैं सीएफ वाली ना, तो उसमें हम विद प्रेगनेंसी सारा डिस्कस करेंगे। पहले इसको इसलिए मैं ओवरलैप नहीं करी कि बहुत कंफ्यूजिंग है आज वाली क्लास भी, आई एम श्योर। लेकिन आप प्लीज इसको, चाहे आपको हफ्ता लगे इन टेबल्स और इन फ्लो चार्ट्स को याद करने का, फिंगर टिप्स पे करने का, यू विल हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट एवरी डे। जैसे कि एक कितने सारे सिनेरियोज मैंने बोले, उसमें भी 5-6 रेयर सिनेरियोज बड़े अच्छे साइमा ने बता दिए। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है वहां कोई रोल प्लेयर बैठा हो इज HIV पॉजिटिव एंड शी हैज गॉट HPV पॉजिटिव रिपोर्ट। ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ CIN2 बैठी हो आपके सामने। सो यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने उसकी काउंसलिंग क्या करनी है और आपने उसका फॉलोअप किस तरीके से लेके जाना है। जी हाँ। प्रेगनेंसी विद सिजिन अगर आ जाए तो उसका फिर क्या करेंगे? फ्रैंकली ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह सारी मैं वैसे कोई ढूंढती हूँ आपको भेजूंगी भी, एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। क्योंकि विद प्रेगनेंसी वाली चीज जो है ना, अभी मैंने खुद भी उसको इतनी डिटेल में नहीं देखा। सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। CGIN जो है, डेफिनेटली यू कैन नॉट लीव इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो बिकॉज इट इज गॉट हायर चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी। मैडम एक्सक्यूज मी। मैं कंटिन्यू कर लूं सी सी चलो सर्विक्स साइमा बता इन देगी। प्रेगनेंसी। CS सर्विक्स नहीं, CIN या CGIN। CS यस सर्विक्स तो मैम। अगली क्लास है हमारी। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बॉर्डर लाइन चेंजेस आ रही हैं इन अंडर सर्वाइकल सेल्स में, तो वो एक पॉइंट से लिखा हुआ था NHS की गाइडलाइन में कि 2 वीक वेट पाथवे और एक 18 वीक्स पाथवे ना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब क्या चीज हमें अंडरस्टैंड कराना चाह रहे हैं। क्या मैडम कह मैं रहे हो? बताऊं। और पहले क्वेश्चन दोबारा पूछ ले विजया जी। विजया, मैम क्वेश्चन ये साइमा था कि बता। बॉर्डर लाइन चेंजेस आई हैं हमारे पास, जब हमारे पास मतलब दोबारा हमने फॉलो अप पेशेंट को किया, तो बॉर्डर लाइन चेंजेस है इन अंडर सर्वाइकल सेल्स must be referred on ठीक 2 week है। weight pathway, and those found not to have a cancer on colposcopy at the first visit transfer them to the 18-week pathway. ठीक है, बता साइमा। Madam, it's simple. If the patient is having the changes, then there are higher chances of cancer. So we refer it at 2 weekly notification. Otherwise, in 18 weeks, like in England, in NHS, they have patient burden, so they do it accordingly. Like it's not high risk, so we will deal it later. यानी अगर मतलब ये चेंजेस आई हैं तो कॉल्पोस्कोपी के उसको लिए थोड़ी कह रहे हैं कि अर्जेंट। हमने इतने वीक तो इसकी कॉल्पोस्कोपी प्लान करनी है। Further, whatever the test is हेलो, required, we will do at 18 weeks. ये कोई इतना एंड इम्पोर्टेंट टू बात वीक्स है नहीं। स्पेशली हमारे FCPS के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, MRCOG के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे आपको ज्यादा अर्जेंसी लग रही है, जैसे बॉर्डर लाइन चेंजेस आ गई है, तो आप उसको 2 हफ्तों में ही उसको कुछ ट्रीट करो। या उसको, जैसे आप पीछे हमने पढ़ा था कि अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आई जा रही है और चेंजेस भी आ गई है, तो आप उसको मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ कम से कम 2 महीनों में मैनेज करो, इंस्टेड के आप 6 महीने के बाद उसको फॉलो अप पे बुलाओ। सिमिलरली अभी जो आपने क्वेश्चन किया, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, इफ यू रियली थिंक कि ये बॉर्डर लाइन भी चेंजेस हैं बट हैं तो सही, तो ऑब्वियसली आप उसको 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाओगे, इंस्टेड के वो पेशेंट जिसकी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है उसको थोड़ा देर से बुलाओगे। तो इट इज द अर्जेंसी थिंग कि कितनी देर के बाद आपने उसको बुलाना है। ठीक है, ओके। तो अभी थैंक यू अभी मैडम। ये वाला बताना था साइमा ने, विद प्रेगनेंसी CIN और CGIN, ये अभी हम कर लें तो बेहतर है। जी साइमा। जी मैडम। Madam, it's very simple. Colposcopic evaluation of a pregnant individual. It should not be done in first trimester. In the end of first trimester and in second trimester we can do, and not later than that. And we should avoid colposcopy in third trimester. And if the patient is having CIN1 or any other changes, then we can follow the same algorithm which is given by NHS. But if it is CIN2 or CIN3,
then we need to repeat colposcopy. Like if we have done it in first trimester, at the end of first trimester, then we need to do it at the end of second trimester. If it again comes as high risk, and then we need to treat it. Otherwise, we can postpone, we can delay it after the delivery. And 3 months after delivery, we will repeat colposcopy and then decide accordingly. परफेक्ट। और वही बात है, अगर CGI है ना, तो ऑब्वियसली इट्स हाई ग्रेड और इट हैज गॉट मोर चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी, सो इट शुड बी ट्रीटेड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी But सिद्रा। it's not, मैडम madam. They say if excisional treatment is required, you it can have to be do done। it, but with the involvement of MDT, like where hemorrhage can be managed and anesthetic evaluation should वो be तो एक done. तरह Like से टर्मिनेशन होने हो सकती है ना प्रेगनेंसी की, अगर आपने एक्सिजनल लेके जाना है। बट CGIN को आपने उस तरीके से नहीं डिले करना जैसे रूटीन हम स्क्रीनिंग में लेके जाते हैं yes, madam. CIN1 को। आइदर इट्स CIN2, 3 और CGIN, तो उसमें आपने प्रेगनेंसी में प्रोसीड करना है। अदरवाइज 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी यू रिपीट कॉल्पोस्कोपी एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। जी सिद्रा, सिद्रा और वजिया क्विकली। हाँ मैम, मैंने मैम ये पूछना था कि जो CGIN है, अगर जिसमें हमें रीएक्सीजन करना होता है, अगर पेशेंट डिनाई कर दे तो हमें 10 ईयर का फॉलोअप करना है ना, एनुअली फॉर 10 ईयर्स। अदरवाइज जी अगर वो नेगेटिव ही आ जाता है मतलब 6 and 12 पे, तो फिर तो हम उसे रूटीन रिकॉल पे ले जाते हैं ना। रूटीन पे लेके जाएंगे 3 ईयरली, बिल्कुल। जी और विजी। मैम हाँ ये जो मैम उन्होंने मैं एक चीज प्रेगनेंसी, ऐड करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, मैम एक एक प्रेगनेंसी करके। का ना ये बुक में लिखा हुआ था कि अगर सिन 2 और सिन 3 आ गया तो आप उसको मतलब एक तो ठीक है आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में करना है उसका रिपीट एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, लेकिन एक ये भी लिखा हुआ था कि आप उसको 8 वीक से 5 से फॉलो करें ताकि आप देखें कि वो प्रोग्रेशन तो नहीं हो रही। अगर प्रोग्रेशन हो रही है तो स्मॉल लूप एक्सीजन्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके और ग्रेट, वही जो डॉक्टर साइमा ने कहा है कि मतलब अंडर MDT करना है, से उन्होंने वेरी ये गुड, वर्ड एडिशनल डाला हुआ था कि 8 वीक से आप फॉलो कर सकते हैं पेशेंट को। वेरी गुड। ठीक है जी, सिद्रा ने कुछ और भी कहना है? लास्ट क्वेश्चन जी। मैडम ये CGIN का अगर आता है प्रेगनेंसी में तो हम एक्सिजनल उस वक्त नहीं करेंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी करेंगे? सॉरी क्या, अगर CGIN आता है तो CGIN प्रेगनेंसी में आ गया तो फिर आप पोस्ट प्रेगनेंसी तक उसको वेट नहीं करोगे ना। CIN2, 3 और CGIN को आप प्रेगनेंसी में ही फॉलो करके उसका इफ नीडेड तो ट्रीटमेंट वही करोगे। यही तो अभी मुझसे बताया हमें जिया ने अच्छा ठीक मैम, कि सिन 2-3 का तो मैंने पढ़ा हुआ है ना कि उसका जो है तो पोस्ट प्रेगनेंसी, अगर फिलहाल सिन 2-3 को आपने कुछ नहीं करना होता। आपके पास कंफर्म आ गया कि सिन 2-3 है ना, अगर इन्वेजिव डिजीज आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो तब आप उसकी एक्सिजनल ट्रीटमेंट करोगे। इसके अंदर आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करोगे और इफ नीडेड तो विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उसको आप प्रेगनेंसी में ही ट्रीट करोगे, CGIN को स्पेशली। और अगर CIN2 और 3 है तो उसके अंदर आप फॉलो अप कर सकते हो। 3 के अंदर तो आई डोंट एग्री, लेकिन हाउएवर अगर 2-3 है तो अगर अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो MDT के साथ आप उसको ट्रीट करोगे। अगर नहीं प्रोग्रेस कर रहा तो फिर आप उसको 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी दोबारा से कॉल्पोस्कोपी करके और फिर आप उसको कंफर्म करोगे। ठीक मैम है। एक और क्वेश्चन, 42 थी कि 44 ईयर ओल्ड वुमन थी, उसके एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स आए थे स्मेयर पे, तो वो पूछ रहे थे कि आप नेक्स्ट क्या करोगे? आप बताओ, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट थी। मैडम मैं बताऊं? बताएं। मैं तो कह मैडम रही थी इस जिसने क्वेश्चन किया वही बताए। चलो ठीक है, आप बताओ साइमा। मैडम we will proceed for hysterectomy if her family is complete. ठीक है। अच्छा देखो, ये जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है ना सर्विक्स की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एज बड़ी मैटर कर रही होती है। अब साइमा ने कितना अच्छा पॉइंट उठाया है कि अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर जहाँ यूट्रस, ये तो जो लूप एक्सिजन, एक्सिजनल बायोप्सीज हैं या ये सारी जो लेट्स और ये सब ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब तो है उस केस में जिसमें आपका वो है यूट्रस बचानी है, जिसके अंदर हमने आगे इसको सर्विक्स को रखना है और फॉलो अप में लेके जाना है। तो जिसके अंदर फैमिली कंप्लीट है और ग्लैंडुलर हल्की सी भी सस्पिशन आई है तो उसमें तो फिर आप पूरा एक साइज तो करो ना। फिर आप मार्जिन क्लियर, नो मार्जिन क्लियर से बेहतर आप शिफ्ट नहीं करो। शी इज राइट। तो मैम वो एग्जामिनर तो कह रही थी कि इसका हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करोगे, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी सर्विक्स में? का मतलब है कि वहां से यूट्रस से वो मतलब आ भी सकते हैं, तो इस वजह से फिर से आपने बोलो, इसकी ये फर्स्ट सॉरी बीच में स्टेरोस्कोपिक कट गया था।
मैम अभी बोलूँ मैं? हाँ बोले। मैम ये था ना कि उसमें था कि मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी जब मैंने सर्च किया, उन्होंने कहा अगर पैप स्मेयर पे आपके पास एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेल्स इस तरह से आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करनी है टू चेक एनी लीजन फॉर द यूट्रस, और वहां से फिर आपने एंडोमेट्रियल विच इज सैंपलिंग लेके स्प्रेडिंग टू फिर आपने सर्विक्स आगे इस प्रोसीड करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट्स वेरी वेरी रेयर थिंग, क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा होता है यूट्रस के अंदर और यस। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉमनेस्ट है सर्विक्स का। But इफ यू madam, NHS doesn't say it. मेरी NHS बात is सुन। not saying it. अच्छा, लेकिन ये शॉस के अंदर वैसे बात लिखी है जो हाँ अभी ये सिद्रा शॉर्ट्स ने ये लैमिनेट एग्जैक्टली की ये है गायनी की बुक्स में ये। है, मतलब हाँ, एग्जामिनर तो यही जवाब मांग रहे हैं ना हमसे। और ये लॉजिकल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट गाइडलाइन। देखो ये बात बड़ी लॉजिकल है, क्योंकि कॉमनेस्ट थिंग्स हैपन कॉमनली एक्चुअली। जो रेयर चीजें हैं वो नहीं होती, दे आर वेरी वेरी रेयर। अब ग्लैंडुलर लीजन या एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज वेरी रेयर। So if you find a glandular lesion, especially after 40 years of age in a patient in cervix, तो 40 के बाद तो एडिनोकार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है यूट्रस का। ठीक है, तो पहले ये भी तो रूल आउट कर लो कि कहीं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूट्रस तो नहीं स्प्रेड करके सर्विक्स तक आएगा। उसके अंदर आप हिस्ट्रोस्कोपिकली बायोप्सी ले सकते हो एंडोमेट्रियम की, और साथ आप इसके जो, बिकॉज देर आर फ्यू रिसेप्टर्स जो कि ज्यादा होते हैं एडिनोकार्सिनोमा में, और देर आर फ्यू रिसेप्टर्स जो जो ज्यादा होते हैं सर्विक्स में। जो सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा है उसके रिसेप्टर्स अलग हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम से। तो आप वो रिसेप्टर स्टडी से भी डिफरेंशिएट कर लेते हो कि दिस एडिनोकार्सिनोमा इज ऑफ सर्वाइकल ओरिजिन और ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, उन रिसेप्टर्स की स्टडी से। तो ताकि आपको सही ओरिजिन पता हो। उस केस में उसमें इन्होंने कहा उसमें लॉजिकल बात लगती है endometrial sampling with this. So maybe it's not always a guideline. Obviously आपको साथ किताब भी कवर करनी है, and it's very very logical कि आप उस चीज को रूल आउट करो कि कहीं वो उधर का तो नहीं है यूट्रस का। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मैम। आज का टॉपिक वाज नॉट इजी एक्चुअली, इट इज मोर थ्योरेटिकल। इसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई है, इसमें मेरा ख्याल है आपको 1-2 हफ्ते तो लगेंगे ये फ्लो चार्ट याद करने में। उसके बाद इस चीज का कॉन्सेप्ट लेने में, जैसे साइमा वाज वेरी क्लियर इन हर कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज वेरी वेरी गुड। और देयर वर अदर गर्ल्स आल्सो जो बड़े अच्छे बीच में कमेंट्स कर रही थी। और बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट ही है, भी क्लियर करना बहुत जरूरी है रट्टे के अलावा, ताकि आपको एग्जैक्टली सिनेरियो का पता हो कि अगर इस तरह पेशेंट एमसीक्यूज में तो चीजें थ्योरेटिकल कवर हो जाती हैं, लेकिन वाइवे में जब आप बैठे हो, जैसे कि आप बता रहे हो सिनेरियोस के एग्जामिनर ने ये पूछा, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में 2-3 चीजें करके आप कर सकते हो, वो भी थोड़ा हार्ड एंड फास्ट है, उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ सीए की होती है बात, कुछ होती है ये सीआईएन विद प्रेगनेंसी, इसी तरह हम कभी ओवेरियन सिस्ट इन प्रेगनेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ एक एक आधे आधे पैराग्राफ के बारे में लिखा हुआ है, और वही बस पता हो तो काफी है। तो वो आप पढ़ लो एक दफा, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी हो। बट ओवरऑल ये है कि ये जो सीआईएन है, दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी, बट इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको 100% बचा लेता है फ्रॉम कैंसर और अननेसेसरी फॉलोअप, अननेसेसरी बायोप्सीज या अननेसेसरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं है। तो वो जिस तरीके से रिकमेंडेड है गाइडलाइन में वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसी तरह लेके चलना है। सो वेरी गुड। हमारे जो साइमा रॉक्सामा वाज वेरी वेरी क्लियर इन हर कॉन्सेप्ट, व्हिच इज वेरी गुड। और बहुत सारी चीजें एमआरसीयूजी में शायद ज्यादा बात होती है, जैसे एनएचएस के फॉलो अप्स, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इवन कितने हफ्ते के बाद बुलाना और कितने के बाद नहीं बुलाना। वी आर मैम एक्चुअली ये नॉट। वाला दोबारा रिपीट कर दें, मेरा कट गया था। जो डॉक्टर साइमा ने क्वेश्चन बताया था कि पेशेंट आपके पास आई थी, उसका सीन आया हुआ था, तो एग्जामिनर ने कहा था कि आपने बेटा हिस्टेरोस्कोपिक रिकॉर्डिंग में गाइड सब कुछ बायोप्सी होगा, करनी है। आप वो यूट्यूब क्योंकि की रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो द थिंग इज कि हर चीज उसमें अवेलेबल होगी, आप फिक्र ना करो। तो बाकी ये है कि इसके अंदर सिनेरियो, सिद्रा और समीना एक एक बार जल्दी से बता मैम दें, फिर हम बस मैम क्लास मेरा एक क्वेश्चन है। मैम इन्होंने कहा था कि 42 इयर्स ओल्ड लेडी और साइटोलॉजी पे आपके जो है जो ग्लैंडुलर सेल है, तो मैम गाइडलाइन में इसके लिए ये लिखा हुआ था कि आपने फिर पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, क्या वो टेमोक्सिफन तो नहीं लेती है, या आईयूसीडी तो नहीं रखा है, या वो एचआरटी तो नहीं लेती है, या फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो 12 डे से पहले तो नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें तो वो इनसिग्निफिकेंट है। अगर वो मोर देन 14 डे पर है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद और ये सारी चीजें नहीं ले रही है तो सिग्निफिकेंट होंगे। फिर आपने उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है।
बिल्कुल ठीक है। देखो हिस्ट्री तो हर चीज में साथ लेनी है, आपने रिस्क फैक्टर्स और वो चीज लेके चलना है। शुरू में मैंने आपको क्लिनिको कॉल्पोस्कोपिक स्कोरिंग बताई है, उसमें हिस्ट्री के भी पॉइंट्स हैं और ग्लैंडुलर के साथ और बड़ी चीजें लिंक्ड हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो समीना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये सिन 2 और 3 प्रेगनेंसी में 30 वीक्स पे हो ना, जिसपे मतलब कोल्पोस्कोपी तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं, तो मैम फिर उस सिचुएशन में हम कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे? बताओ साइमा, साइमा ने पढ़ा है विद प्रेगनेंसी। सॉरी मैडम, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। वो कह रही है 30 वीक्स में सिन 3 आ गए। 30 वीक्स में मैडम मैडम इसको फिर हम जी after 28 weeks we will wait till delivery, and after delivery again we after 3 months. Yes madam. अच्छा, तो इसकी डिलीवरी जो है वो मतलब उसकी टाइमिंग्स क्या होगी एट दैट केस? नहीं मैंने इतना नहीं पढ़ा, सॉरी। डिलीवरी की टाइमिंग इससे लिखा हुआ है, है इसमें ना, लिखा हुआ है हो मैडम सकता कि है, हमने ये बस बता दें। 36 वीक्स तक आपने 34 डिलीवर कर वीक्स देना है। 34 से 36 या बस स्टेरॉइड कवर देने के बाद आपने उसको सिजेरियन के जरिए डिलीवर कर देना है आपने। मैम इसका या रिप्लाई ठीक मेरे को है, उनके एक्चुअली ये क्वेश्चन का। सीए में जो वजीहा ने बोला, ये सीए के अंदर है कि आप वायबिलिटी स्टेज पे पहुंचो और फिर कर लो। हमारे इधर 34 पे इतना अच्छा सर्वाइवल की हम बात नहीं करेंगे, 36 तक बेशक लेके जाएंगे, बट अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि आपने 38 तक ही लेके जाना है या क्या, बिकॉज शी हैज गॉट सिन 3 और अगेन सिन 3 का बड़ा हाई चांस है कि वो मेलिग्नेंट भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 36 पे आप डेक्सा कवर दे के 37 तक भी लेके जाओ और फिर उसके बाद आप 3 मंथ्स के बाद उसकी कॉल्पोस्कोपी एंड देन यू कैन ट्रीट हर। ठीक है मैम ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स, इन तीनों के लिए हमारा फिर यही है स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी होगा या हर एक के लिए अलग अलग? देखो, आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हो। किसी ने बीच में कहा कि गाइडलाइन में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्टिफाइबल, तो आप उसको उस तरीके से करो। मैडम इन्फ्लामेटरी में भी हम जाएंगे आगे इन्फ्लेमेटरी या में उसको नहीं, ग्लैंडुलर सेल्स में। इन्फ्लेमेटरी का उससे क्या ताल्लुक? मैम तो अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन ये भी इन्फ्लेमेटरी कहीं लिखा हुआ मेलिग्नेंट था। सेल्स तो नहीं है ना। तो मैम उसमें फिर इन्फ्लेमेटरी हम पेशेंट को कैसे फॉलो करेंगे? पैप स्मीयर करते हैं इन्फ्लेमेटरी ना सेल्स का इन्फ्लेमेटरी क्या सेल्स में। मतलब? वो तो फिर इनएडिक्वेट सैंपल है। पहले आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो, उसके बाद ले लो साइटोलॉजी। 3 मंथ्स के बाद दोबारा लेंगे उसकी सैंपल। आफ्टर यस ट्रीटिंग द इन्फेक्शन आप उसकी दोबारा से साइटोलॉजी लोगे। 3 मंथ्स के बाद मैम क्यों, ट्रीटमेंट के बाद ले लोगे जी। क्विकली मैं इसका लास्ट रिप्लाई क्वेश्चन करूँ? एक क्वेश्चन। करें। मैम ये कह रही थी ना कि प्रेगनेंसी में सिन 2 या सिन 3 है तो इसका ट्रीटमेंट मैम नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है कि प्रेगनेंसी में खुद भी जो है वो इतना जो है वो ब्लड सप्लाई सर्विक्स का बढ़ा हुआ होता है, तो हो सकता है कि ये फॉल्स जो है वो पॉजिटिव हो, इसलिए आपने लेट्स वगैरह प्रेगनेंसी में सिन 2 सिन 3 के लिए नहीं करना, आपने पोस्ट डिलीवरी ही लेना है। और मोड ऑफ डिलीवरी और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी पे इफेक्ट नहीं करता ये, गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अगर CGIN है तो उसका सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, और इवन सिन 2 सिन 3 विद ट्रीटेड सिन 2 सिन 3 विद पॉजिटिव मार्जिन है ना, उसको भी डिले ट्रीटमेंट पे इन्होंने रखा हुआ है एज पर गाइडलाइन। वेरी गुड, ठीक है, सो गुड। सो बहुत अच्छा सारी आज तो डिस्कशन हुई है, बल्कि आई एम ग्लैड कि जस्ट यू ऑल केम प्रिपेयर्ड। आई थिंक अगर पहले से टॉपिक का पता हो तो बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा इनपुट कर रहे होते हैं। सो